साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रवीण चौधरी। आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर के आयोग एवं बोर्ड, जहां से आपके पिछली परीक्षाओं के अंदर भी प्रश्न आए हैं। इन आयोगों को किस किस श्रेणी में विभाजित किया गया है, आयोगों की प्रकृति कैसी है, इन सबको हम वो क्रमशः पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो आयोग है उसकी श्रेणी है संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है उन्हें अपन संवैधानिक आयोग कहते हैं। संवैधानिक आयोग भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला, वे आयोग जिनका उल्लेख मूलतः जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को उस समय था, वो आयोग। एक वे आयोग जिनका उल्लेख है वो संविधान में तो है लेकिन 1950 में लागू होने के बाद में संशोधन करके किया गया है, एक दूसरे आयोग हो गए वो। तो पहले आयोग कौन से हो गए? वे आयोग जिनका उल्लेख है वो मूलतः संविधान के अंदर है। इसका अच्छा सा उदाहरण आपके पास है निर्वाचन आयोग। क्योंकि निर्वाचन आयोग का मूलतः उल्लेख है संविधान के अंदर। निर्वाचन आयोग के पश्चात आप ले सकते हो वित्त आयोग को, क्योंकि वित्त आयोग का उल्लेख भी संविधान में मूलतः था। इसके बाद में आप यूपीएससी को ले सकते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा जो संविधान में 1950 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़े गए उनके लिए हम एक अच्छा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, संवैधानोत्तर। संवैधानोत्तर, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानोत्तर और एक होता है संवैधानेतर, इनमें बड़ा फर्क है, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। संवैधानोत्तर यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपका है, जो हाल के अंदर 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब? 2018 के अंदर। इसके अलावा आपने देखा होगा एससी आयोग देखा होगा, एसटी आयोग देखा होगा। ये जितने भी आयोग हैं इनका उल्लेख संविधान में तो है लेकिन 1950 के बाद किया गया है। इसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानोत्तर आयोग। तो संवैधानिक आयोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपका आयोग आता है गैर संवैधानिक आयोग। और गैर संवैधानिक का ही एक पर्यायवाची शब्द है, प्रचलित शब्द है संवैधानेतर। याद रखना, न कि संवैधानोत्तर। संवैधानेतर क्या होता है? गैर संवैधानिक, यानी ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इनके लिए हम इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी जो संविधान के अलावा है उनको अपन गैर संवैधानिक कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? संवैधानेतर कह सकते हैं। तो आपको संवैधानोत्तर और संवैधानेतर में फर्क समझ में आ गया होगा। पहली बात, ये आयोग भी दो प्रकार के होते हैं। गैर संवैधानिक आयोग भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला इनमें कौन सा है? सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग, स्टैट्यूटरी आयोग। सांविधिक आयोग कौन से आयोग होते हैं? वे आयोग जिनका गठन या निर्माण संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा विधि बनाकर किया गया है, उसे अपन सांविधिक आयोग कहते हैं। यानी कौन से आयोग? जिनका गठन है वो किसके द्वारा किया गया है? जिनका गठन संसदीय, या अपन इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं विधायिका द्वारा किया गया है। क्या बनाकर? विधि के द्वारा, विधि द्वारा यानी कानून पास करके, है ना, जिनका निर्माण किया गया है उन्हें अपन सांविधिक आयोग कहते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं
मानवाधिकार आयोग, यानी इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इनका है वो संसद ने गठन किया है इनका। मानवाधिकार हो गया, महिला आयोग हो गया आपका, ठीक है, सूचना आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, बहुत से आयोग हैं, इनका अपन आगे क्रम से अध्ययन करेंगे। तो ये सांविधिक आयोग हो गए। एक ऐसे आयोग जो हम आगे वाली श्रेणी बताएंगे, वहां से आपके पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था, ऐसे आयोग जिनका गठन कार्यकारी आदेश द्वारा हुआ हो। किसके द्वारा? कार्यकारी आदेश द्वारा। अब कार्यकारी आदेश क्या होता है? देखिए, इसमें संसद गठन करती है। कार्यकारी आदेश में क्या होता है, आपके जो प्रधानमंत्री होता है वो और मंत्री परिषद ये बैठक करके कोई आदेश पारित कर दें, उसे कार्यकारी आदेश करते हैं। यानी इसमें संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, बहुमत नहीं चाहिए। कार्यकारी आदेश में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनका गठन करती है। इनका अच्छा उदाहरण है अपने पास, जैसे आपने नाम सुना होगा कार्यकारी आदेश के अंदर, एक ही है वैसे आपके नीति आयोग। और यही पूछा था पिछली बार कि नीति आयोग का गठन कैसे हुआ है ना। और नीति आयोग का जो पूर्ववर्ती आयोग है योजना आयोग, वो भी आपका कार्यकारी आदेश के द्वारा ही गठित हुआ था। तो आपके गैर संवैधानिक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसके अलावा, गैर संवैधानिक के अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, खूब चर्चा में रहने वाला शब्द है असंवैधानिक। असंवैधानिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ऐसे निकाय जो संविधान के खिलाफ हैं या विपरीत हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? असंवैधानिक आयोग कहते हैं। ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकते। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत में कौन सा आयोग असंवैधानिक है, तो याद रखना कोई भी आयोग है वो असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि असंवैधानिक होगा यानी उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता जो संविधान के खिलाफ है। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 शब्द और सुनने में मिलेंगे। एक तो है न्यायिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल। एक आपको सुनने को मिलेगा अर्धन्यायिक, जिसे अंग्रेजी के अंदर कहते हैं क्वाजी जुडिशियल। ये चीज आपको 2 सुननी मिलेंगी। अभी होती क्या है समझना थोड़ा सा। कोई भी मसला है, विवाद है, उसकी सुनवाई करना। क्या करना? सुनवाई करना। सुनवाई करने के पश्चात उस पर क्या देना? निर्णय देना। और निर्णय के अंदर यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे दंड देना। क्या देना? दंड देना। यदि ये तीनों काम कोई निकाय करता है तो उससे अपन कहते हैं न्यायिक निकाय। इसका अच्छा उदाहरण है आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपके। ये क्या करते हैं? किसी भी मसले की सुनवाई करते हैं, हालांकि जांच करने का काम पुलिस करती है, निर्णय देते हैं, और निर्णय में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे अपन क्या देते हैं? दंड देते हैं। तो ये ऐसे निकाय तो कहलाते हैं न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय कौन से होते हैं? ये किसी भी मसले की सुनवाई कर सकते हैं, एजेंसी से जांच करवा सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं दे सकते? दंड नहीं दे सकते। दंड नहीं दे सकते। दोषी को दंड देने की सलाह दे सकते हैं न्यायालय को, लेकिन क्या नहीं दे सकते? दंड नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? मानवाधिकार आयोग। ह्यूमन राइट कमीशन है। यदि किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उनकी जांच कर सकता है और न्यायालय को सलाह दे सकता है कि इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन जिसने किया है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन वह क्या नहीं दे सकता? सजा नहीं दे सकता। अर्थात
अर्धन्यायिक एक ऐसे सांप की बातें होती हैं जिसके अंदर जहर नहीं होता है, सिर्फ नामात्र का सांप होता है, तो इनके पास है वो दंड देने की शक्तियां नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों चीजें हैं वो आसान भाषा के अंदर समझ में आ गई होगी। पहला आयोग कौन सा आयोग होता है? संवैधानिक आयोग होते हैं। संवैधानिक आयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे आयोग जिनका उल्लेख मूलतः संविधान में था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। एक वे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में तो है लेकिन बाद में किया गया, जोड़ा गया संशोधन करके, जैसे आपका ओबीसी आयोग हो गया, आपका एससी आयोग हो गया, एसटी आयोग हो गया। तो उन्हें अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं संवैधानोत्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपको याद रखना है, संवैधानोत्तर और संवैधानेतर में अंतर याद रखना है। संवैधानेतर क्या होता है? गैर संवैधानिक, यानी जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, और संवैधानोत्तर का उल्लेख संविधान में होता है। ये आपका गैर संवैधानिक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें प्रकार है सांविधिक, स्टैट्यूटरी, यानी ऐसे निकाय जिनका गठन संसद या विधायिका के द्वारा कानून या नियम बनाकर किया गया है, उन्हें अपन सांविधिक कहते हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत से आयोग, सूचना आयोग। ऐसे आयोग जिनका गठन कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया है, उनके लिए अपन एक अलग कैटेगरी बना रखी है, जिसका गठन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा करते हैं। इनका उदाहरण है नीति आयोग हो गया और योजना आयोग हो गया आपका। इसके अलावा अपन चर्चा करें, एक होता है असंवैधानिक। तो असंवैधानिक है वो कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि संविधान के खिलाफ होता है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अंग्रेजी अर्थ में इसकी परिभाषा झलक रही है, तो इसका कभी भी अस्तित्व नहीं हो सकता। तो भारत में किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक आयोग हो ही नहीं सकता। एक हमने इस्तेमाल किया न्यायिक और एक किया अर्धन्यायिक। न्यायिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनके पास सुनवाई, निर्णय और दंड तीनों शक्तियां होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपके। अर्धन्यायिक जैसे क्वाजी जुडिशियल किसको कहते हैं? जैसे ये सुनवाई कर सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते। दंड देने की सलाह दे सकते हैं किसको? न्यायालय को। इन्हें अपन क्या कहते हैं? अर्धन्यायिक कहते हैं। ये आपके आयोगों की प्रकृति होगी। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हर आयोग पढ़ने के साथ साथ ही हम समझने की कोशिश कर लेंगे कि ये आयोग कैसा है। यहाँ से आपके एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी बातें। अब हम क्या करते हैं, एक आयोग की शुरुआत करते हैं और उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग कहते हैं, पहली बात तो ये क्लियर रखना। निर्वाचन आयोग क्या है? देखो, निर्वाचन आयोग किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होती है, क्योंकि चुनाव से ही नेता चुने जाते हैं। चुनाव करने वाला निकाय भी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो सही सरकार नहीं चुनी जाती। तो निर्वाचन आयोग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है हमारे लिए। हम समझने की कोशिश करते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। देखिए, निर्वाचन आयोग है, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि यह एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। इसका उल्लेख है वो संविधान के अंदर है। कहाँ है? याद रखना, इसका उल्लेख है वो संविधान के अंदर भाग 15 के अंदर अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। 324 से 329 के मध्य कौन से आयोग का उल्लेख है? संवैधानिक का, यानी संविधान में उल्लेख है। निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारा संविधान लागू होने से जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष ये जो 25 जनवरी है उसको हम एक दिवस मनाते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट भी अपडेट जोड़ देते हैं। 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, आपसे करंट के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है। याद रखना, इसकी थीम थी चुनाव को समावेशी, इंक्लूसिव, सुलभ
असेसेबल और सहभागी यानी जिसके अंदर सबका बराबर भागीदारी हो, ऐसे चुनाव हमें आयोजित करवाने होंगे। तो इसकी थीम क्या थी? चुनावों को समावेशी, सुलभ, सहभागी बनाना इसकी थीम थी निर्वाचन आयोग की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। संरचना के बारे में कि निर्वाचन आयोग की आखिरकार संरचना कैसी थी, कैसी है। यदि संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग की संरचना मूलतः एक सदस्यीय थी। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, बाकी किसी प्रकार की कोई चीज का उल्लेख नहीं था। लेकिन समय के साथ इसके अंदर बदलाव हुआ। आप सबको याद रखना है, एक संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ऐसे याद भी होगा आपको ये क्या है। ये हुआ था 1988 में। इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर बढ़ाकर कितने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर है वो कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 करेंगे तो देश के अंदर मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी? तो जाहिर सी बात है मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। अब मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो निर्वाचन आयोग के ऊपर कार्यभार घटेगा बढ़ेगा? तो इसका जवाब भी है बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हमें थोड़े और कर्मचारी इसके अंदर चाहिए, और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? आप सब बच्चों को याद रखना है, एक तारीख को याद रखना, 16 अक्टूबर 1989। और इस दिन क्या किया गया? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 निर्वाचन आयुक्त और जोड़ दिए गए, और ये इस प्रकार है वो कितने सदस्यीय निकाय बना दिया गया? 3 सदस्यीय निकाय बना दिया। लेकिन बाद में फिर ये मसला शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, और सरकार ने इसको क्या किया? 1 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 को वापस से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। कितने सदस्यीय निकाय बना दिया? एक सदस्यीय निकाय बना दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सरकार ने अंतिम रूप से एक तारीख आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1993, और इसको क्या कर दिया गया? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उसकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त जोड़ के 3 सदस्यीय निकाय बना दिया। कितने सदस्यीय निकाय बना दिया गया? 3 सदस्यीय। और वर्तमान तक की ये व्यवस्था क्या है? लागू है। और वर्तमान के अंदर भी यह आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्यीय निकाय है। निर्वाचन आयोग की संरचना पढ़ें तो मूलतः यह एक सदस्यीय था, लेकिन वर्तमान के अंदर 1 अक्टूबर 1993 के बाद में कितने सदस्यीय निकाय है? 3। एक तो इसमें होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त, जिनको अपन अन्य निर्वाचन आयुक्त भी कहते हैं। तो ये इसकी संरचना होगी। संरचना के बाद में हम आगे पढ़ें कि निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? और इन सदस्यों के वेतन भत्ते कितने होते हैं? तो क्रमशः हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दोनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है। निर्वाचन आयोग के अंदर जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं प्रदेशों के अंदर, ठीक है, और उस प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके अंदर निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों से क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति सलाह लेता है कि किसको प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं प्रदेशों के अंदर समय समय पर जरूरत पड़ने पर कार्यभार के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल की यदि अपन बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष।
जो भी पहले, यदि नियुक्त हुए आपको 6 साल हो गए तो आपका कार्यकाल समाप्त होगा, सेवानिवृत्त होंगे। यदि 6 वर्ष नहीं हुए फिर भी आप 65 साल के हो गए तो भी आपको यहां से क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। त्याग पत्र की बात करें तो ये अपना रिजाइन लेटर है वो राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं भैया, राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं, ठीक है। वेतन भत्तों की बात करें तो निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों को वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन मिलता है, समकक्ष वेतन मिलता है। और इसको वेतन मिलता है 2,50,000 रुपए प्रति माह, इनको वेतन मिलता है। तो आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है, 2,50,000 रुपए प्रति माह आपका वेतन होता है। तो ये हो गया वेतन। नियुक्ति कर दी, कार्यकाल हो गया, इसका रिजाइन भी दिलवा दिया, पैसे भी दिलवा दिए। अब मान लीजिए जबरदस्ती करें तीनों तो इनको हटाना पड़ेगा। तो अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से, अध्यक्ष तथा सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, या एक अच्छा शब्द इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपदस्थ कैसे करेंगे अपन, ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। कैसे करेंगे तो समझना, इसके लिए संविधान में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान, हटाने की प्रक्रिया के समान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा, जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, और बाकी जो 2 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर हटाएगा। ये जो आपका निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, इसका उल्लेख है वो संविधान के अंदर किया गया है अनुच्छेद 124(5) में। और ये जो इससे पिछली बार आपकी फर्स्ट ग्रेड लगी थी उसमें स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124(5), हालांकि दोबारा नहीं पूछा जा सकता लेकिन आपको याद करना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हटाने की प्रक्रिया है कैसे हटाएंगे निर्वाचन आयुक्तों को, आपको पता होना चाहिए। देखिए, हटाना है तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव है इसकी अपने को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, और ये पूर्व सूचना है वो लिखित के अंदर कितने दिन पूर्व देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी कि आपको भाई हटा रहे हैं। हटाने के बाद में जिस भी सदन में आप प्रस्तुत कर रहे हो प्रस्ताव को, जैसे लोकसभा के अंदर कर रहे हो तो आपको लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत कर रहे हो यदि प्रस्ताव, तो प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले आपके पास कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, इन सदस्यों के आपके पास क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। आपके पास हस्ताक्षर हैं तो हस्ताक्षर के बाद में ये मसला किसके पास जाएगा, सदन के मुखिया के पास ये प्रस्ताव जाएगा, और सदन का मुखिया इसे अनुमति भी दे सकता है और इसको क्या कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। जैसे आपने अपने चीफ जस्टिस से दीपक मिश्रा, उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव आया था जिसको बोला जाता है महाभियोग जैसा प्रस्ताव। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट,
और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिमूवल सिस्टम। इनके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। इसको अपन किताबों के अंदर, अखबारों में महाभियोग जैसी प्रक्रिया जरूर बोलते हैं, लेकिन ये दरअसल होती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आपके पास 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 50 के, जबकि वहां आपके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपके 1/4 सदस्य चाहिए। राष्ट्रपति को हटाना है तो सदन के मुखिया के पास ये अधिकार नहीं कि उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो अपन बात कहां तक कर रहे थे? 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर इतने सदस्यों का हस्ताक्षर सदन के मुखिया के पास जाएगा। यदि सदन का मुखिया इसे स्वीकार करता है तो एक 3 सदस्यों वाली जांच समिति का गठन होगा। किसका? 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन होगा, जिसके अंदर आपका एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक कोई कानून का कोई जानकार होगा। ये 3 सदस्य होंगे। ये 3 सदस्य जांच करते हैं, और यदि जांच में संबंधित न्यायाधीश या आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो दोषी पाया जाता है, तो फिर ये मसला आपके जाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में। कहां जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में ये विधेयक जाएगा। और यदि ये इसको पारित कर दें विशेष बहुमत के साथ, याद रखना इसमें साधारण बहुमत नहीं चाहिएगा, विशेष बहुमत चाहिएगा। और विशेष बहुमत होने के बाद में ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति इस मसले पे क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे, तो ये आपका न्यायाधीश है वो क्या माना जाएगा? हटा हुआ माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटा हुआ माना जाएगा। तो ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 124(5) के अंदर है। न्यायाधीशों को अपने हटा दिया, तो हटाने के बाद में दरअसल हमें यह भी समझ ही लेना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली कैसी है। निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली कैसी है? कैसी है कार्य प्रणाली? इसके अंदर निर्वाचन आयोग के अंदर लिया जाने वाला हर फैसला बहुमत के आधार पे लिया जाता है। किसके आधार पे लिया जाएगा मित्रों? बहुमत के आधार पे। जैसे निर्वाचन आयोग के अंदर 3 सदस्य हैं, तो कोई भी फैसला है तो मान लीजिए मतभेद है तो 2:1 हो सकता है, 3:1 भी, 0 भी हो, तो आपको बहुमत के आधार पे फैसला लेना होगा। निर्वाचन आयोग के अंदर किसी एक की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों की शक्तियां, अधिकार और वेतन भत्ते क्या होते हैं? तीनों के तीनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। और ये जो वेतन भत्ते हैं मैं आपको यही बता देता हूं, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं। ठीक है, जिसका उल्लेख है संचित निधि का संविधान के अंदर अनुच्छेद 266 के अंदर। तो ये निर्वाचन आयोग की क्या थी? कार्य प्रणाली थी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या काम करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? पहला इंपॉर्टेंट काम देखना, पहले तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, निर्वाचन करवाता है, चुनाव करवाता है। तो प्रश्न उठता है किस किस का करवाता है? याद रखना, देश के सबसे बड़े पदाधिकारी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? आपका निर्वाचन आयोग करवाता है। फिर आपके जो संसद सदस्य हैं, और संसद के अंदर आपके दोनों सदनों के सदन आ गए, आपके लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के चुनाव कौन करवाता है? आपका निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रखना सारे के सारे बच्चे,
निर्वाचन आयोग करवाता है। फिर आपके राज्य के अंदर आइए आप, तो राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के अंदर आके दो सदन होते हैं संसद की तरह, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो एक तो जो एमएलए होते हैं उनके चुनाव करवाती है, और एक एमएलसी के चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। इसके बाद में हम बात करें निर्वाचन आयोग क्या करता है। ये तो इसका हो गया पहला काम, चुनाव करवाता है। दूसरा काम, चुनावों की घोषणा करता है, वह समय सारणी तैयार करता है। चुनावों की घोषणा व समय सारणी तैयार करने का काम भी किसका, निर्वाचन आयोग का है। तीसरा, योग्य मतदाताओं की पंजीकरण करता है। क्या करता है, पंजीकरण करता है। ठीक है। चौथा काम क्या है, मतदाता सूची या निर्वाचन नामावली तैयार करता है। भाई नए मतदाता आएंगे, उनका पंजीयन करेगा और उनको एक जगह जिस लिस्ट में डालते हैं उसे अपन मतदाता सूची कहते हैं। इन दोनों का निर्माण कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। अगली बात, आपके जो आदर्श आचार संहिता है, उससे जुड़े नियम बनाता है और उसको क्रियान्वित करता है। चुनावों के समय निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदारी रखता है कि वो आदर्श आचार संहिता का सही से पालन हो। इसके अलावा आपको याद रखना है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भैया, मान्यता प्रदान करता है। कोई भी नया राजनीतिक दल होगा उसको मान्यता प्रदान करता है। क्षेत्रीय दल हो गया, आपके राष्ट्रीय स्तर के दल हो गया, ये दर्जे भी प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है। एक बात और इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यदि मान्यता और चुनाव चिन्ह से जुड़ा कोई विवाद हो गया तो उसमें निर्वाचन आयोग न्यायालय की भूमिका निभाएगा। इसकी भूमिका का, न्यायालय की भूमिका निभाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को लेकर कोई अधिकार यानी किसका है किसका नहीं ये तय करता है। चुनाव चिन्ह किसका रहेगा, कौन सा रहेगा, इस चीज का भी निर्धारण न्यायालय ही करता है। और ये निर्वाचन आयोग की शक्ति है, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है। यानी इसने जो कह दिया वो कह दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इसके पास अधिकार है। इसके अलावा आप अगला याद रखें, अनुच्छेद 103 के तहत जो आपके संसद सदस्य हैं, कौन से सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, इनकी अयोग्यता से जो जुड़ा मसला होता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है योग्यता निर्धारण संसद के अंदर, संसद वाले मामले में, तो याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, इससे करता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 103 के अंदर है। ठीक है। अनुच्छेद है एक, आपको ये दो अनुच्छेद बड़े याद रखने हैं निर्वाचन आयोग के अंदर। 192 इसके अंदर संसद के अलावा विधानमंडल जो होता है राज्य के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद, उसके जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का निर्धारण है। आप सबको पता है
वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल को अयोग्यता निर्धारण संबंधी मामलों के अंदर सलाह देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और काम करता है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति शासन जो आपका लगता है, जिसका उल्लेख संविधान के अंदर है, वो अनुच्छेद 356 में उससे जुड़ा एक कार्य है निर्वाचन आयोग का। क्या है? राष्ट्रपति शासन है वो एक बार के अंदर कितने माह के लिए लगता है? 6 माह के लिए लगता है। और अधिकतम राष्ट्रपति शासन है वो कितने साल के लिए लग सकता है? 3 वर्ष तक के लिए लग सकता है। लेकिन हर 6 महीने बाद में इसका संसद को अनुमोदन करना होगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उस अनुमोदन। जब राष्ट्रपति शासन की अवधि राष्ट्रपति बढ़ाता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही आधार हो सकते हैं, 2 ही आधारों पे बढ़ा सकता है उसको। एक तो यदि देश के अंदर आपातकाल लागू हो, यानी कौन से अनुच्छेद का उपयोग हो रहा है? 352 का। यदि या फिर आपका निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को यह सलाह दे दे कि वो संबंधित क्षेत्र के अंदर चुनाव करवाने के अंदर है वो क्या है? असक्षम है। इन 2 ही आधारों के ऊपर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा सकता है। तो इस मामले के अंदर है वो सलाह देता है निर्वाचन आयोग, किसको? राष्ट्रपति को देता है। तो यही मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के आपके कार्य थे। अब निर्वाचन आयोग के जो समक्ष हैं वो चुनौती भी बहुत है भैया, क्योंकि समय के साथ आगे बढ़ने पे चुनौतियां तो पैदा होती हैं। पहली चुनौती है कि धन बल को रोके निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव में पैसों का अंधाधुंध प्रयोग होता है। निर्वाचन आयोग की जो सीमा है, हकीकत ये है कि उससे 10-15 गुना ज्यादा पैसों का इस्तेमाल होता है। बाहुबल आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, चुनाव के अंदर बूथ लूट लिए जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हो जाती हैं। तो उन पे अंकुश लगाना भी निर्वाचन आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है। चुनाव का धार्मिककरण होना रोके, जातिकरण रोके। चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर लड़ने चाहिए, न कि धर्म, हिंदू मुस्लिम, जाति आधार पे, फलाना डिमका के आधार पे। तो ये भी चुनौती है। साथ में ईवीएम पे भी कई बार सवाल उठते हैं। नवाचार भी करना एक चुनौती है इलेक्शन कमीशन के समक्ष। तो ये चुनौतियां हैं। अब हम कुछ फैक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग से जुड़े। क्या क्या फैक्ट्स हैं समझना। पहला आपका फैक्ट है कि भारत के अंदर प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आप सबको याद रखना है, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन आपके प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। 1950 से लेकर 1958 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के द्वितीय निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपको इसमें याद रखना है वी कल्याण सुंदरम। वी कल्याण सुंदरम। और इनका कार्यकाल था 1958 से 1967। और ये कार्यकाल थोड़ा लंबा था, इसलिए इससे एक फैक्ट और बन सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल। और ये कार्यकाल भी किसका था? वी कल्याण सुंदरम का था। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई साहब
भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देखो, महिला सशक्तिकरण चर्चा में है तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कि प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपको इसमें याद रखना है वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी 1990 के अंदर मात्र 1 महीने का इनका कार्यकाल था। ठीक है, और यहीं से आपका एक फैक्ट और बन जाता है कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका था? तो याद रखना वीएस रमा देवी का था। यहाँ आपके दो आपको नाम कम याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं में एडजस्ट हो गए दूसरे और प्रथम महिला में, वरना संघर्ष होता उसमें भी आपको। इसके अलावा आपको एक और याद रखना, 10वें निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, टीएन सेशन। कौन थे? तो याद रखना टीएन सेशन। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले निर्वाचन आयुक्त हैं आज तक। जब ये निर्वाचन आयोग एक सदस्य से वो नाटकीय घटनाक्रम याद रखिए कि 1 से 3 सदस्य, 3 से वापस 1 से 3 चला, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इन्होंने। साथ में भारत में सबसे अधिक चुनाव सुधार के कार्य संपन्न करने वाले व्यक्ति का नाम है टीएन सेशन। और टीएन सेशन ने बाद में चलकर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, वो अलग बात है कि हार गए, तो इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। अगला आपको थोड़ा सा लेटेस्ट भी याद रखना चाहिए, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? और इनका क्रम है 24वें निर्वाचन आयुक्त। तो आपको याद रखना सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। ठीक है, अप्रैल 2021 है। 23वां भी आप याद रख सकते हैं, याद रखना सुनील अरोड़ा। ठीक है, 22वां था आपका ओम प्रकाश रावत, 21वें थे अचल कुमार ज्योति और 20वें थे नसीम जैदी। इतने याद रखने की हालांकि जरूरत नहीं है, आपको 2 याद रखने हैं। तो ये आपके आयोग थे, इनको हम छोटा सा समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग की हमने बात की है, मूल रूप से समझने की कोशिश करना। पहली बात हमने की कि निर्वाचन आयोग जो आपका है वो यह एक कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य किया गया है। इसकी स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2022 में इसकी थीम थी कि चुनावों को समावेशी बनाना, सुलभ बनाना और सहभागी बनाना। इसके बाद में हमने बात की निर्वाचन आयोग की संरचना की, तो मूलतः यह एक सदस्यीय निकाय था। फिर यह 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बना, फिर वापस से 1 और 1 अक्टूबर 1993 को ये कितने सदस्य बन गया? 3 सदस्य। और वर्तमान तक ये कितने सदस्य है? 3 सदस्य। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने मतदान की आयु है वो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 से घटाकर कितनी कर दी? 28 कर दी, सॉरी 18 कर दी। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इसके तीनों सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन उसमें चुनाव आयोग की सलाह ली जाती है। कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं, और वो कितने हैं? 2,50,000 रुपए। इसके अलावा यदि बात करें पद से हटाने की प्रक्रिया है वो किसके समान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान इसकी है वो प्रक्रिया है। सारे के सारे बच्चे ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें, मैंने प्रक्रिया बताई दी आपको। निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली क्या है? तो इसमें हर लिया जाने वाला फैसला किसके आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। तीनों सदस्यों की शक्ति, अधिकार और वेतन भत्ते समान होते हैं और संचित निधि पे भारित होते हैं। फिर मैंने बात की निर्वाचन आयोग के कार्यों की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 निकायों का चुनाव करवाता है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें आपको क्या कर सकता है, इसमें आपको एक प्रश्न देख के कंफ्यूज में डाल सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से चुनाव करवाता है, और पहले ऑप्शन में डाल देगा राज्य, प्रश्न क्या है दोबारा सुनिए, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, पहले ऑप्शन में डाल देगा राज्य विधानमंडल, दूसरा डाल देगा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा डालेगा पंचायती राज। तो राज्य निर्वाचन आयोग है तो पहले ऑप्शन में आप 4 पढ़ोगे नहीं, पहले ऑप्शन में कई मेरे जैसे विद्वान वो करेंगे राज्य से राज्य का मिलान करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य विधानमंडल, तो ये लो राज्य विधानमंडल हो गया आपका। ऐसा आपको नहीं करना है। राज्य निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज और नगर पालिकाओं इनके सबके चुनाव करवाता है, नगरीय स्वशासन का। चुनाव की घोषणा भी ये करता है, समय सारणी भी तैयार करता है, योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करने का काम भी आपका ये करता है, फिर मतदाता सूची या निर्वाचन नामावली भी आपकी ये तैयार करने का काम करता है, फिर आदर्श आचार संहिता बनाता है और उसको क्रियान्वित भी करवाता है चुनाव में, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और इनसे जुड़े विवाद में न्यायालय की भूमिका निभाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी। फिर आपको ये 2 अनुच्छेद तो रट ही लेने हैं। अनुच्छेद 103 के तहत है वो जो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण होता है, अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उसमें सलाह देता है इलेक्शन कमीशन। फिर अनुच्छेद 192 में विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है, और इसमें सलाह कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। आप याद रखें हमेशा दल बदल से जुड़ी अयोग्यताओं का निर्धारण है वो कौन करता है, तो सदन का मुखिया करता है। ये चीज याद रखें, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल का योगदान नहीं होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य ने यदि दल बदल किया तो उसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का राज्यसभा सभापति करता है, विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो ये आपको चीज हमेशा याद रखनी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के दौरान राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है कि हम चुनाव करवाने में सक्षम है कि नहीं है। ये चुनौतियां हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन, दूसरे आपके वी कल्याण सुंदरम, यही सबसे ज्यादा लंबी अवधि। फिर प्रथम महिला की बात की रमा देवी की, वीएस रमा देवी, और फिर टीएन शेषन की हमने बात की, और फिर हमने यहाँ खत्म किया वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्र और सुनील अरोड़ा। तो ये आपके निर्वाचन आयोग और आयोगों से जुड़ी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हैं पढ़ने की कोशिश की है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।